हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनाएंगे जो भारतीय लोक कथाएँ हैं। आज उनको बारे में हम आपको बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग पहली कहानी को सुनते हैं। यह एक किसान की कहानी है जो एक गाँव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। वहाँ वे सब्जियों की खेती करते थे और उन सब्जियों को बाज़ार में बेच देते थे। गांव में एक सरोवर के पास एक मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग सरोवर की देवी को मछली और सरोवर किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर को पार कर रहा था। उसने देखा कि पेड़ से बहुत सारे रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं है। यह अच्छा अवसर पाकर उसने जल्दी से पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे धोने के लिए सरोवर के किनारे चला गया। जैसे ही वह सरोवर में गया, उसने देखा कई मछलियाँ तैर रही हैं। उत्साहित किसान सरोवर से आधा दर्जन मछलियाँ पकड़कर खुशी खुशी घर वापस लाया। अपने घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियां दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। पर जब पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही वह बेहोश हुई, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ने किसान से कहा उसे उसके लालच की सज़ा मिली। किसान ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज़ ने किसान को आदेश दिया, मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन उसी सरोवर में फेंक दे। उसने वैसा किया। इस तरह उसकी पत्नी फिर से उठ खड़ी हुई। यह कहानी हमें कभी भी चोरी ना करने और हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। दूसरी कहानी है हमारी सच्ची मित्रता की। एक राजा और उसका मंत्री बहुत अच्छे मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते। उनकी तरह उनके बेटे भी एक साथ बड़े हुए और बहुत करीबी दोस्त बने। एक दिन दोनों शिकार पर गए। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वे थक गए, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला लिया। मंत्री का बेटा पानी की तलाश में गहरे जंगल में चला गया। एक झरने के पास पहुंचकर उसने एक सुंदर परी को देखा, लेकिन परी के पास एक शेर बैठा था। उसने धीरे से झील से कुछ पानी निकाला और अपने दोस्त के पास वापस लौट आया। उसने राजा के बेटे को घटना सुनाई और उसे झरने के पास ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शेर परी की गोद में सो रहा है। उन्होंने परी को महल में ले जाने का फैसला किया, जबकि मंत्री का बेटा शेर के साथ ही रहा। थोड़ी देर बाद जब शेर उठा तो लड़के ने कहा कि उसका दोस्त परी को महल में ले गया है। शेर फिर हंसा और उससे कहा अगर राजा का बेटा सच्चा दोस्त है तो वह उस शेर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसने 3 महान मित्रों, एक राजा, एक पुजारी और एक भवन निर्माता की कहानी सुनाना शुरू किया, जिन्होंने दोस्ती का सही अर्थ दिखाया और अंत तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कहानी एक बड़ा सबक देती है कि हमें अपने दोस्तों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए। तीसरी कहानी है ग्रहण का रहस्य। बहुत पहले की बात है। खासी जनसमूह में कानन नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। एक बार एक बाघ ने उसे पकड़ लिया और गुफा में ले गया। जब भूखे बाघ ने लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि वह लड़की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए बहुत छोटी है, इसलिए उसने उसे बड़े होने तक कुछ समय के लिए रखने का फैसला किया। बाघ उसे बहुत कुछ खिलाता था और स्थिति से अनजान कानन धीरे धीरे गुफा में घर जैसा महसूस करने लगी। गुफा में एक चूहा भी रहता था। चूहे ने अगले दिन बाघ को कानन को खाने की बात करते हुए सुना। चूहा तुरंत कानन के पास गया और उसे सारी बात बता दी। चिंतित कानन ने चूहे से उसकी मदद मांगने को कहा।
उसने उसे गुफा से बाहर जाने और एक जादूगर मेढक से मिलने का सुझाव दिया। कहानी आगे बढ़ती है। मेढक कानन की मदद करने को तैयार हो जाता है, पर बदले में कानन को अपना सेवक बना लेता है। मेढक के पास एक जादुई खाल थी। चूहे ने एक बार फिर कान्हन को मेढक से बचाया और उसे एक जादुई पेड़ के पास ले गया, जिसकी शाखाएं नीले आकाश तक पहुंचती थी। वापस गुफा में जब बाघ ने देखा कि कानन गायब है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। आकाश में कासंगी नाम की एक देवी ने कानन को आश्रय दिया। दूसरी ओर कासंगी को मेढक की जादुई खाल के बारे में पता चला और उसने उसे जला दिया। जादूगर मेढक का संगी से लड़ने के लिए आकाश में आया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, पर अंत में सब धरतीवासियों ने इतनी जोर से नगाड़े और ढोल बजाए कि मेढक डर कर भाग गया और संगी जीत गई। इसलिए आज भी उस प्रजाति के लोग सूर्य ग्रहण पर ढोल नगाड़े बजाकर सूर्य की मदद करते हैं। चौथी कहानी है हमारी मोर के पंख का रहस्य। एक लोक कथा उस समय की है जब जानवर बोलते और नाचते थे। एक बार एक सुस्त पंखों वाला मोर रहता था, लेकिन उसे अपनी लंबी पूंछ पर बहुत गर्व था। अपनी लंबी लंबी पूंछ के कारण वह कभी अपने पड़ोसियों के पास नहीं जा सका। वह केवल बड़े घरों और पैसे वाले लोगों से मिलने जाता था। उसके घमंड के कारण उसके पड़ोसी उसे नापसंद करने लगे। वे पीठ पीछे मोर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने उससे मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, एक बर्ड क्लब बनाया गया है और सभी पक्षियों ने मोर को अपना नेता बनाने के लिए वोट दिया है। मुखिया को कासंगी की यात्रा करने और उसके साथ नीले आकाश में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। कासंगी सूर्य की देवी थी। मोर बहुत उत्साहित था। मोर ने अपनी यात्रा के लिए उड़ान भरी। उसने जाने के तुरंत बाद अन्य पक्षी गपशप करने लगे और उसकी छोटी सी चाल पर हंसने लगे। कासंगी अपने महल में अकेली रहती थी, इसलिए वह अपने स्थान पर एक अतिथि को पाकर बहुत खुश थी। दिन बीतते गया और मोर पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक महान जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उनका अभिमान आसमान पर पहुंच गया। कासंगी अपना अधिक समय मोर के साथ बिताती थी। परिणाम स्वरूप वह अपनी गर्मी से पृथ्वी को गले नहीं लगा पाती थी। धरती ठंडी होने लगी और जंगल के जानवर बीमार और उदास रहने लगे। हर समय बारिश होने लगी। सब कुछ तबाह हो रहा था और पृथ्वी पर कोई खुशी नहीं बची थी। सभी जानवरों ने इंसान से मदद मांगी और इस नतीजे पर पहुंचे कि मोर की वजह से कासंगी को आसमान से अपनी गर्मी बरसाने का समय नहीं मिल रहा। इसलिए मोर को वापस धरती पर लाना सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने एक बूढ़ी औरत की मदद से पृथ्वी को बचाने के लिए एक और तरकीब लगाई और मोर को आकर्षित कर वापस धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मोर की याद में जो आंसू कासंगी ने बहाए वह मोर के पंखों पर गिरे और रंग बिरंग निशाने छोड़ गए, जो आज भी मोर के पंखों पर देखे जा सकते हैं। पांचवी कहानी है हमारा ब्राह्मण और नागिन की। यह एक दक्षिण भारतीय लोक कथा है। उत्तरा नाम के एक गांव में कुशलनाथ नाम का एक पुजारी अपनी पत्नी और 6 बेटों के साथ रहता था। वह धनी मानी व्यक्ति था, लेकिन कुछ दुर्भाग्य के कारण उसे पैसों की समस्या होने लगी। स्थिति इतनी खराब थी कि पुजारी को जीवन यापन के लिए अतिरिक्त काम करने पड़े। वह जंगल से बांस की लकड़ी इकट्ठा करता। एक दिन उसने जंगल की आग में फंसे एक छोटे से नाग को देखा। जैसे ही उसने नाग को बचाया, उसने उसे काटने की कोशिश की। इसके बाद पुजारी रोने लगा। नाग ने महसूस किया कि पुजारी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था और उसे काटना गलत था। उसने अपने परिवार की भलाई के लिए पुजारी को 2 रत्न भेंट किए।
पुजारी ने फिर उसी स्थान पर नाग के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर बना दिया। छठवीं कहानी है व्यापार और लुटेरे की। एक बार एक गांव में 10 व्यापारी रहते थे जो सभी जीविका चलाने के लिए कपड़ा बेचते थे। एक दिन बहुत सारा पैसा कमाने के बाद वे घर लौट रहे थे, लेकिन जंगल में चोरों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। चोरों के पास हथियार थे, लेकिन व्यापारियों के पास कपड़ा के अलावा कुछ नहीं था। चोरों ने उनका सारा सामान छीन लिया और व्यापारियों के पास पहनने के लिए केवल एक जोड़ी कपड़े बचे। चोर बस इतना ही कर के नहीं माने। उन्होंने सभी व्यापारियों को मस्ती के लिए नाचने और गाने के लिए कहा। अचानक व्यापारियों के नेता को एक विचार आया। उन्होंने अपनी गुप्त भाषा के जरिए खुद को बचाने की अपनी योजना बनाई और फिर व्यापारियों ने चोरों को मूर्ख बना अपना सारा सामान फिर वापस ले लिया और अच्छा सबक भी सिखाया। कहानी है हमारी मुट्ठी भर मेढक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उनकी प्रशंसा करते। पर एक दिन जब देर शाम खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया वे उनकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था मोहन घमंडी है, कोई कह रहा था सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले से अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता, उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे मोहन बदल गया और अपनी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो बोली, स्वामी मुझे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनको कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकूं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज़ आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ कितना कोलाहल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तुम हमारी मदद करो। महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ। इन्हें पकड़कर दून नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहाँ पहुँचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में मेहनत से सारे मेढक पकड़ गए। जब मोहन ने देखा कुल मिलाकर 50-60 मेढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे
कि तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे थे। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितनी ही अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। पर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुराना वाला मोहन बन चुका था। फ्रेंड्स, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहारों को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर लाइफ में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसे लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर्र टर्र कर रहे हैं। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय उसका सिचुएशन खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी मुट्ठी भर मेढकों से घबराना नहीं चाहिए। अगली कहानी है हमारी एक बाल्टी दूध की। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ नजर ना आया और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेले एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है। दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। मित्रों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिससे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा, और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियाँ वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश मेंबर ऐसा बदलाव ला जा सकते हैं जिससे आज हमें ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने ला सके। इतनी कहानियाँ जो हमने सुनाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बहुत सुंदर कहानियाँ सुनाएंगे।
जो भारतीय लोक कथाएँ हैं, आज उनको बारे में हम आपको बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ बताएंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग पहली कहानी को सुनते हैं। यह एक किसान की कहानी है जो एक गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी ज़मीन थी। वहाँ वे सब्जियों की खेती करते थे और उन सब्जियों को बाज़ार में बेच देते थे। गांव में एक सरोवर के पास एक मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग सरोवर की देवी को मछली और सरोवर किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे। इसलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर को पार कर रहा था। उसने देखा कि पेड़ से बहुत सारे रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं है। यह अच्छा अवसर पाकर उसने जल्दी से पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे धोने के लिए सरोवर के किनारे चला गया। जैसे ही वह सरोवर में गया, उसने देखा कई मछलियाँ तैर रही हैं। उत्साहित किसान सरोवर से आधा दर्जन मछलियाँ पकड़कर खुशी खुशी घर वापस लाया। अपने घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी पत्नी को मछलियाँ दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। पर जब पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही वह बेहोश हुई, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ने किसान से कहा उसे उसके लालच की सज़ा मिली। किसान ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज़ ने किसान को आदेश दिया, मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन उसी सरोवर में फेंक दे। उसने वैसा किया। इस तरह उसकी पत्नी फिर से उठ खड़ी हुई। यह कहानी हमें कभी भी चोरी ना करने और हमेशा नेक रास्ते पर चलने की सीख देती है। दूसरी कहानी है हमारी सच्ची मित्रता की। एक राजा और उसका मंत्री बहुत अच्छे मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते। उनकी तरह उनके बेटे भी एक साथ बड़े हुए और बहुत करीबी दोस्त बने। एक दिन दोनों शिकार पर गए। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वे थक गए, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला लिया। मंत्री का बेटा पानी की तलाश में गहरे जंगल में चला गया। एक झरने के पास पहुंचकर उसने एक सुंदर परी को देखा, लेकिन परी के पास एक शेर बैठा था। उसने धीरे से झील से कुछ पानी निकाला और अपने दोस्त के पास वापस लौट आया। उसने राजा के बेटे को घटना सुनाई और उसे झरने के पास ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शेर परी की गोद में सो रहा है। उन्होंने परी को महल में ले जाने का फैसला किया, जबकि मंत्री का बेटा शेर के साथ ही रहा। थोड़ी देर बाद जब शेर उठा तो लड़के ने कहा कि उसका दोस्त परी को महल में ले गया है। शेर फिर हंसा और उससे कहा, अगर राजा का बेटा सच्चा दोस्त है तो वह उस शेर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसने 3 महान मित्रों, एक राजा, एक पुजारी और एक भवन निर्माता की कहानी सुनाना शुरू किया, जिन्होंने दोस्ती का सही अर्थ दिखाया और अंत तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कहानी एक बड़ा सबक देती है कि हमें अपने दोस्तों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए। तीसरी कहानी है ग्रहण का रहस्य। बहुत पहले की बात है। खासी जनसमूह में कानन नाम की एक खूबसूरत लड़की थी। एक बार एक बाघ ने उसे पकड़ लिया और गुफा में ले गया। जब भूखे बाघ ने लड़की को देखा तो उसने महसूस किया कि वह लड़की उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए बहुत छोटी है, इसलिए उसने उसे बड़े होने तक कुछ समय के लिए रखने का फैसला किया। बाघ उसे बहुत कुछ खिलाता था और स्थिति से अनजान कानन धीरे धीरे गुफा में घर जैसा महसूस करने लगी। गुफा में एक चूहा भी रहता था। चूहे ने अगले दिन बाघ को कानन को खाने की बात करते हुए सुना। चूहा तुरंत कानन के पास गया और उसे सारी बात बता दी। चिंतित कानन ने चूहे से उसकी मदद मांगने को कहा। उसने उसे गुफा से बाहर जाने और एक जादूगर मेढक से मिलने का सुझाव दिया।
कहानी आगे बढ़ती है। मेढक कानन की मदद करने को तैयार हो जाता है, पर बदले में कानन को अपना सेवक बना लेता है। मेढक के पास एक जादुई खाल थी। चूहे ने एक बार फिर कान्हन को मेढक से बचाया और उसे एक जादुई पेड़ के पास ले गया, जिसकी शाखाएं नीले आकाश तक पहुंचती थी। वापस गुफा में जब बाघ ने देखा कि कानन गायब है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। आकाश में कासंगी नाम की एक देवी ने कानन को आश्रय दिया। दूसरी ओर कासंगी को मेढक की जादुई खाल के बारे में पता चला और उसने उसे जला दिया। जादूगर मेढक का संगी से लड़ने के लिए आकाश में आया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, पर अंत में सब धरतीवासियों ने इतनी जोर से नगाड़े और ढोल बजाए कि मेढक डर कर भाग गया और संगी जीत गई। इसलिए आज भी उस प्रजाति के लोग सूर्य ग्रहण पर ढोल नगाड़े बजाकर सूर्य की मदद करते हैं। चौथी कहानी है हमारी मोर के पंख का रहस्य। एक लोक कथा उस समय की है जब जानवर बोलते और नाचते थे। एक बार एक सुस्त पंखों वाला मोर रहता था, लेकिन उसे अपनी लंबी पूंछ पर बहुत गर्व था। अपनी लंबी लंबी पूंछ के कारण वो कभी अपने पड़ोसियों के पास नहीं जा सका। वह केवल बड़े घरों और पैसे वाले लोगों से मिलने जाता था। उसके घमंड के कारण उसके पड़ोसी उसे नापसंद करने लगे। वे पीठ पीछे मोर का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उन्होंने उससे मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, एक वर्ड क्लब बनाया गया है और सभी पक्षियों ने मोर को अपना नेता बनाने के लिए वोट दिया है। मुखिया को कासंगी की यात्रा करने और उसके साथ नीले आकाश में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। कासंगी सूर्य की देवी थी। मोर बहुत उत्साहित था। मोर ने अपनी यात्रा के लिए उड़ान भरी। उसने जाने के तुरंत बाद अन्य पक्षी गपशप करने लगे और उसकी छोटी सी चाल पर हंसने लगे। कासंगी अपने महल में अकेली रहती थी, इसलिए वह अपने स्थान पर एक अतिथि को पाकर बहुत खुश थी। दिन बीतते गया और मोर पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक महान जीवन व्यतीत करता था। धीरे धीरे उनका विमान आसमान पर पहुंच गया। कासंगी अपना अधिक समय मोर के साथ बिताती थी। परिणाम स्वरूप वह अपनी गर्मी से पृथ्वी को गले नहीं लगा पाती थी। धरती ठंडी होने लगी और जंगल के जानवर बीमार और उदास रहने लगे। हर समय बारिश होने लगी। सब कुछ तबाह हो रहा था और पृथ्वी पर कोई खुशी नहीं बची थी। सभी जानवरों ने इंसान से मदद मांगी और इस नतीजे पर पहुंचे कि मोर की वजह से कासंगी को आसमान से अपनी गर्मी बरसाने का समय नहीं मिल रहा, इसलिए मोर को वापस धरती पर लाना सभी के लिए जरूरी है। उन्होंने एक बूढ़ी औरत की मदद से पृथ्वी को बचाने के लिए एक और तरकीब लगाई और मोर को आकर्षित कर वापस धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया। मोर की याद में जो आंसू कासंगी ने बहाए वह मोर के पंखों पर गिरे और रंग बिरंग निशाने छोड़ गए, जो आज भी मोर के पंखों पर देखे जा सकते हैं। पांचवी कहानी है हमारा ब्राह्मण और नागिन की। यह एक दक्षिण भारतीय लोक कथा है। उत्तरा नाम के एक गांव में कुशलनाथ नाम का एक पुजारी अपनी पत्नी और 6 बेटों के साथ रहता था। वह धनी मानी व्यक्ति था, लेकिन कुछ दुर्भाग्य के कारण उसे पैसों की समस्या होने लगी। स्थिति इतनी खराब थी कि पुजारी को जीवन यापन के लिए अतिरिक्त काम करने पड़े। वह जंगल से बांस की लकड़ी इकट्ठा करता। एक दिन उसने जंगल की आग में फंसे एक छोटे से नाग को देखा। जैसे ही उसने नाग को बचाया, उसने उसे काटने की कोशिश की। इसके बाद पुजारी रोने लगा। नाग ने महसूस किया कि पुजारी सिर्फ उसकी मदद कर रहा था और उसे काटना गलत था। उसने अपने परिवार की भलाई के लिए पुजारी को 2 रत्न भेंट किए। पुजारी ने फिर उसी स्थान पर नाग के सम्मान में एक छोटा सा मंदिर
बना दिया। छठवीं कहानी है व्यापार और लुटेरे की। एक बार एक गांव में 10 व्यापारी रहते थे जो सभी जीविका चलाने के लिए कपड़ा बेचते थे। एक दिन बहुत सारा पैसा कमाने के बाद वे घर लौट रहे थे, लेकिन जंगल में चोरों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। चोरों के पास हथियार थे, लेकिन व्यापारियों के पास कपड़ा के अलावा कुछ नहीं था। चोरों ने उनका सारा सामान छीन लिया और व्यापारियों के पास पहनने के लिए केवल एक जोड़ी कपड़े बचे। चोर बस इतना ही कर के नहीं माने। उन्होंने सभी व्यापारियों को मस्ती के लिए नाचने और गाने के लिए कहा। अचानक व्यापारियों के नेता को एक विचार आया। उन्होंने अपनी गुप्त भाषा के जरिए खुद को बचाने की अपनी योजना बनाई और फिर व्यापारियों ने चोरों को मूर्ख बना अपना सारा सामान फिर वापस ले लिया और अच्छा सबक भी सिखाया। कहानी है हमारी मुट्ठी भर मेढक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उनकी प्रशंसा करते। पर एक दिन जब देर शाम खेतों से काम कर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें भी न बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया वे उनकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था मोहन घमंडी है, कोई कह रहा था सब जानते हैं वो अच्छा होने का दिखावा करता है। मोहन ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता, उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ करता तो भी उसे लगता उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे मोहन बदल गया और अपनी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। मोहन ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं और वो बोली, स्वामी मुझे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनको कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। मोहन ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकूं। महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। पुत्र, तुम अपनी पत्नी को घर छोड़ आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। मोहन ने ऐसा किया, पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों के टर टर की आवाज़ आने लगी। मोहन बोला, ये क्या महाराज, यहाँ कितना कोलाहल क्यों है? पुत्र, पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। मोहन ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तुम हमारी मदद करो। महात्मा जी बोले। मोहन बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ। इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन मोहन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहाँ पहुँचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर में मेहनत से सारे मेढक पकड़ गए। जब मोहन ने देखा कुल मिलाकर 50-60 मेढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे थे। पुत्र, इसी प्रकार जब तुमने
कुछ लोगों को अपनी बुराई करते सुना तो भी तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई यह है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों। और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितनी ही अच्छे क्यों ना हो, कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। पर मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुराना वाला मोहन बन चुका था। फ्रेंड्स, मोहन की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहारों को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर लाइफ में कभी ना कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसे लगती है मानो हजारों मेंढक कान में टर्र टर्र कर रहे हैं। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं, वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी सिचुएशन में घबराने की बजाय उसका सिचुएशन खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी मुट्ठी भर मेंढकों से घबराना नहीं चाहिए। अगली कहानी है हमारी एक बाल्टी दूध की। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय करवाए, मगर कुछ नजर ना आया और लोग मरते रहे। दुखी राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी अचानक आकाशवाणी हुई। आसमान से आवाज आई कि हे राजा, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो पुराना सूखा कुआं है, अगर अमावस्या की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो अगली ही सुबह ये महामारी समाप्त हो जाएगी और लोगों का मरना बंद हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि महामारी से बचने के लिए अमावस्या की रात को हर घर से कुएं में एक एक बाल्टी दूध डाला जाना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक चालाक एवं कंजूस बुढ़िया ने सोचा कि सारे लोग तो कुएं में दूध डालेंगे, अगर मैं अकेले एक बाल्टी पानी डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। इसी विचार से उस कंजूस बुढ़िया ने रात में चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। अगले दिन जब सुबह हुई तो लोग वैसे ही मर रहे थे। कुछ भी नहीं बदला था क्योंकि महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया इसी कारण से महामारी दूर नहीं हुई और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार उस बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और किसी ने भी कुएं में दूध नहीं डाला। मित्रों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिससे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देगा और हमारी इसी सोच की वजह से स्थितियाँ वैसी बनी रहती हैं। अगर हम दूसरों की परवाह किए बिना अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लग जाएं, तो पूरे देश मेंबर ऐसा बदलाव ला जा सकते हैं जिससे आज हमें ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने ला सके। इतनी कहानियाँ जो हमने सुनाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।